इनको सिंदूर की कीमत क्या समझ में आएगी? क्या समझ में आएगा विलाप? वो विधवाओं का विलाप इनको क्या समझ में आएगा? और इन्होंने पूछा कि उन्होंने धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, आपका कहना है। उन्होंने धर्म पूछा था क्योंकि उनको यहाँ धर्मों में डिवाइड करना था, हिंदू मुस्लिम करना था। मगर आपके लोगों ने 17 जगह मुसलमानों को मारा धर्म पूछकर। तो पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में लागू करने वाली नारंगी सेना भी पाकिस्तान की स्पाई है, पाकिस्तान के एजेंट है। उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक दलित आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहली बार महाराष्ट्र में इस तरीके से अपमानित किया गया। नमस्कार, मैं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी, जो कि हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, मैं दो मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। एक आपसे जो हमारे नए सीजीआई बने हैं BR गवई जी, उनका प्रोटोकॉल किस तरह से और वेलकम किस तरह से रहा है, उस पर आपसे बातचीत करनी है। उनके बारे में काफ़ी सारी पहले से ही हिंट्स आ रही हैं कि वो हो सकता है कि मौजूदा सत्ता के लिए थोड़ा मुश्किल भरे फैसले दे दें, या हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल हैं इसमें भी। दूसरा, मोदी सरकार देश भर में एक डेलीगेशन भेज रही है दुनिया भर में कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बारे में आप बताएं। तो शुरुआत आप BR गवई जी से करें कि क्या उनकी कोई बेइज्जती हुई है ज्वाइनिंग के तुरंत बाद? क्या ऐसा कुछ खास रहा जिस पर सवाल उठ रहे हैं? जी, नमस्कार। पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि BR गवई साहब कौन है। BR गवई के पिताजी लोकसभा सांसद थे, राज्यसभा सांसद भी थे, और ये गवर्नर भी थे। केरला के गवर्नमेंट गवर्नर थे, मेरे ख्याल से झारखंड या बिहार के भी गवर्नर थे। और ये बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़ा हुआ परिवार था। और हमारे यहाँ नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, वो दीक्षा भूमि के चेयरमैन भी रह चुके थे। अभी उनके माता जी और उनका बड़ा भाई जो है वो उसका पदाधिकारी है दीक्षा भूमि का। और इनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक पार्टी है, जिस पार्टी के उनके बड़े भाई अध्यक्ष हैं। और ये भारत के दूसरे SC कम्युनिटी के चीफ जस्टिस है, मगर बौद्धिस्ट कम्युनिटी से पहले चीफ जस्टिस है। जो बौद्धिस्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, पहले बने हुए हैं। और आपको पता होगा कि गया में किस तरीके से बौद्धिस्टों के आंदोलन चल रहे हैं, और वो वहाँ जो हिंदू मंदिरों के लोगों ने कब्जा करके रखा है, वो बौद्धिस्ट भूमि खुली करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। और नेचुरली गवई साहब एक हमारे यहाँ की जो बाबा साहब आम्बेडकर की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी से आते हैं। पॉलिटिकल सूबदार परिवार है। मगर आज जो महाराष्ट्र में शासन चल रहा है, वो शासन एक जाति का शासन है, ऐसा उनके लोग बोलते हैं। अब प्रशांत पुरटकर नाम का एक क्रिमिनल है, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही ऊंची बात की थी। जिस इंद्रजीत सावंत करके हमारे इतिहासकार है कोल्हापुर के, उनको फोन करके उसने धमकी दी थी कि तुझे पता नहीं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री और ब्राह्मण का शासन चल रहा है, तो हिम्मत कैसी कर रहा है इस तरीके की बातें करने की। मतलब सच बोलना ये ब्राह्मण शासन में मना है, और तुम ब्राह्मण शासन में ऐसा कैसा कर रहे हो, ऐसे बोलने वाले इनके लोग। उसके ऊपर जब अटैक किया कुछ लोगों ने पर्सनल, तो उसको महाराष्ट्र शासन ने बहुत बड़ी सिक्योरिटी दे दी। 15-20 पुलिस वालों की सिक्योरिटी उसको मिल गई। वो कौन है क्या है पता नहीं। उसके पास में जब्त की हुई पुलिस की गाड़ियां उसको दे दी, और वो आदमी ने सबका अपमान करना शुरू कर दिया था। और उसको जब प्रोटोकॉल मिल गया पूरा का पूरा, उसको प्रोटोकॉल देती है हमारी महाराष्ट्र शासन, उसको पूरा सुरक्षा देती है। केस दर्ज हो गई, सब लोग वहां टूट पड़े। कोल्हापुर के लोगों ने बोला कि इसको उठा के लाओ पुलिस वालों को। पुलिस ने उसको उठा के लाने की बात किया, तो उसको पुलिस संरक्षण से फरार कर दिया, और उसके बाद में उसको ले लिया। उसकी सरेंडर हो गई 15-20 दिन के बाद। और फिर उसको पुलिस बेल 10-15 दिन से बेल मिली नहीं, उसको 10-15 दिन के बाद छोड़ा। तो उसने बता दिया था कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण शासन चल रहा है। दुर्भाग्य से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दलित परिवार से आते हैं, और वो दलित परिवार है रासू गवई साहब का परिवार। तो ये परिवार से जो आते हैं, तो इस यहाँ के जो शासन है, प्रशासन जो चल रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, यहाँ के होम मिनिस्टर जो है,
वो दुर्भाग्य से ब्राह्मण परिवार से आते हैं, ब्राह्मण है। यहाँ की जो चीफ सेक्रेटरी है सुजाता सोनी, वो भी उच्च रसूखदार ऊंचे जाति से आती है। वो जो यहाँ की आईजी है, डीआईजी जो है, वो रश्मि शुक्ला है। वो रश्मि शुक्ला आपको याद होगा, तो जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जब जिस वक्त महाराष्ट्र के सीएम थे, उस वक्त इसने सबके फोन टैप करके, इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप करके वो सारी जानकारी प्रोवाइड करवाया था। किसको? तो विरोधी पार्टी का जो नेता था देवेंद्र फडणवीस, उसको। और हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख साहब, उनको 100 करोड़ के फंसाने के षड्यंत्र में ये शामिल थी, ये रश्मि शुक्ला जी शामिल थी उसमें। और वहां दूसरे जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर है देवेंद्र भारती, ये सारे के सारे उच्च जाति के लोग हैं। उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि एक दलित आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहली बार महाराष्ट्र में इस तरीके से अपमानित किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बोलना पड़ा कि मैं बहुत ज्यादा भोगी नहीं हूँ प्रोटोकॉल का, मुझे व्यक्तिगत प्रोटोकॉल की बहुत ये नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब चलना था तो मैं मोटरसाइकिल पे भी घुमा और मैंने कोई प्रोटोकॉल की मांग नहीं किया। सवाल ये है सर कि उस पद की गरिमा को महाराष्ट्र के शासन ने जाति के अंतर्गत इन्वॉल्व करके उस प्रतिमा को, उस इमेज को गिराने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है। इससे पूरा महाराष्ट्र अपमानित है। खाली वो गवई साहब अपमानित नहीं है, पूरा महाराष्ट्र अपमानित है। महाराष्ट्र की पूरी की पूरी जो नफरती विरोधी गैंग है, जितनी सारी पार्टियां होगी, सारे के सारे इस वक्त दुखी है और सब सब इस मामले में चाहते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में भी दखल ले। इसमें एट्रोसिटी की केस भी दर्ज होना चाहिए, मुख्यमंत्री पर होना चाहिए, होम मिनिस्टर मतलब वही है, दोनों एक ही आदमी, डीजी पर भी होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी और पर होना चाहिए, और कमिश्नर पर भी एट्रोसिटी की भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जातिगत भेदभाव किया है। आप ये समझ लीजिए कि उनका अपमान उनकी जाति के कारण किया इन लोगों ने, दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं गलत किया उस परिवार ने कि ये उनका उस तरीके से अपमान किया जाए। नहीं सर, अगर अपमान हुआ है तो इस बात को लेकर सरकारें क्या कर सकती हैं? क्या कुछ हो सकता है या जनता कोई सवाल करेगी या नहीं? अपमान तो हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपमान हुआ है। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस ने इसके सो मोटो लेना चाहिए दखल, इनको तीनों को लाइन हाजिर करके, जैसा एफआईआर वहां हुआ है, मध्य प्रदेश शासन के एक जज ने एफआईआर करवा दिया, बोला कि एफआईआर करो, एफआईआर किया, ढीला डाला, एफआईआर किया, सो मोटो लिया, और उसके बाद में जब उनको लगा तो उन्होंने एक जजमेंट लिखा और बोला कि एफआईआर में मेरा पैराग्राफ जैसे के वैसे डालो। आज सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की एक जांच कमेटी बैठा दिया और बोला कि तुम्हारी जो माफी है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है। ऐसा ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीफ जस्टिस का अपमान हुआ है, इसके बारे में इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई जातिगत हरकत करने की हिम्मत ना करे। क्योंकि कल मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र में घूम रहे थे, नागपुर में घूम रहे थे तिरंगा यात्रा निकालते हुए, ये जैसे कारगिल विजय बनाते, क्या कारगिल में विजय किया था मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। वैसे अभी इनमें तिरंगे वाला कौन सा? 52 साल जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं लगाया, तिरंगा को इन्होंने ट्राई कलर अपशकुनी कलर बोला। जिस तिरंगे में 4 कलर है, चौथा कलर वो धम्म चक्र का है, वो कलर इनको एक्सेप्ट नहीं किया शुरुआत से। अब उस जाति का कोई जो चीफ जस्टिस बनता है तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट। ये संविधान की गरिमा जो है, संविधान का जो प्रोटोकॉल है वो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी जाति उनको प्रोटोकॉल देने के लिए इनको मना कर रही है। अब आते हैं सर, अब मैं दूसरे सवाल पर। अपने दूसरा सवाल है मेरा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ। मोदी सरकार दुनिया भर में क्या बताना चाहती है इस चीज को लेकर? दुनिया ने तो देखा कि भाई उधर के आतंकवादी आए, उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को शहीद किया और हमने उसको एक बढ़िया कड़ा जवाब दिया और बहुत सारी पाबंदियां भी लगा दी। अब मैं जानना चाहता हूँ इसमें नई बातें क्या है? इसको जवाब दिया, 4 तरफ से आतंकवादी मार गिराया, 4 में से 15 आतंकवादी मार गिराया। 150 से 250 किलोमीटर अंदर वो टेररिस्ट आए कैसे और आके पूरे सुरक्षा से निकल कैसे गए? वहां सुरक्षा में चूक कैसी हुई?
जैसे पुलवामा में आरडीएक्स किसने लाया और सुरक्षा में चूक किसने किया, अभी तक पता नहीं चला। पहलगाम में मेरे सवाल हुआ है, बाद में लेना, बदला किससे ले रहे हो आप? आतंकवादियों से बदला। मुंबई में अटैक हुआ तो एक भी आतंकी जिंदा नहीं गया, और एक जो जिंदा पकड़ा गया था कसाब, उसको बाकायदा कोर्ट के सामने ले जाके पूरी दुनिया में चीथू मचा दिया था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चीथू हो गई थी। ये काम किया क्या? 4 में से कोई भी आतंकवादी पकड़ा क्या? अगर नहीं पकड़ा तो तुमने क्या किया? हिमांशु नरवाल जो शहीद की पत्नी है, उसको ट्रोल किया तुमने। सोफिया कुरैशी उसको ट्रोल किया, ओमेश सिंह उसको ट्रोल किया, और उसके बाद में आपको बताता हूँ कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, डिफेंस की जानकारी देने आए डिफेंस सेक्रेटरी है, उसको भी ट्रोल किया। उसकी बेटी को और उसके बीवी को जबरदस्ती गाली गलौज किया आपने। तो ये जो चल रहा है ना इस देश में, देश चलाने का नहीं है। और अभी तुम भेज रहे हो, क्या होने वाला है उससे? पहले देश के लोगों को तो समझाओ कि तुमने वहां क्या किया, पहलगाम का बदला कैसे ले लिया, तिरंगा यात्रा लेके तुम क्यों जा रहे हो? जो तिरंगा को आपने बार बार अपमानित किया था, 52 साल तक आपके झंडा नहीं फहराया था, ऐसे लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं जब मुझे ये लगता है कि नाटक कर रहे हैं, पूरे के पूरे नाटक कर रहे हैं, इसलिए कि सत्ता बचे। और इन्होंने, आपको बताता हूँ, इन्होंने वक्फ बिल लाया था। वक्फ बिल का सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव खन्ना ने जैसा इनको सवाल पूछा कि ये वक्फ बिल में आपने बता दिया कि 8 मुस्लिम रहेंगे और बाकी बचे हुए जो है मतलब 2 और 11, 13 लोग आप नॉन मुस्लिम उसमें अपॉइंट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या हिंदू ट्रस्ट में भी इतने अपॉइंट होंगे मुस्लिम, या ईसाई ट्रस्ट में होंगे, या आपके सिख ट्रस्ट में होंगे? ये सवाल के जवाब इनके पास नहीं थे। इन्होंने जो 5 साल का लगाया था कि 5 साल मुस्लिम धर्म जिसने किया वही दान दे सकता है, ये सारे सवालों के जवाब नहीं थे। तो उनको लगा कि वक्त तो उल्टा पड़ रहा है। वक्त जैसे ही उल्टा पड़ रहा है तो उन्होंने संजीव खन्ना को बोलना शुरू कर दिया है। निशिकांत दुबे नाम के, वो अभी सम्मानित हुआ है, उसको भी फॉरेन ट्रिप पे भेज रहे, इसलिए कि उसने संजीव खन्ना को बोला कि तुम देश में अगर कम्युनल जो हार्मनी बिगड़ रही है उसका प्रमुख कल्प्रिट कौन है, तो संजीव खन्ना ये बोलने वाला अभी सम्मानित हो रहा है। ये ऐसा ही है कि अभी जिसको बोला फांसी की डिमांड किया था ना, वो जो नफरती थी सांसद, जिसको मोदी कभी माफ नहीं करने वाले थे, उसको सांसद बनाया था, उसी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो हरकत है, आप इसको समझ लीजिए गंभीरता से। वो वक्फ बोर्ड उल्टा पड़ गया। अब इन्होंने क्या किया, तूने जनगणना घोषित कर दिया, जनगणना का घोषित कर दिया, नहीं हो रहा, पहलगाम का हमला करवा दिया। कई सैनिक अधिकारी बोल रहे हैं कि हमला हुआ नहीं, हमला करवाया गया है, और उनको लगा ये भी उल्टा पड़ रहा है। तो फिर वो उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमने मिसाइल दाग दिए। क्या मिसाइल दागे, कहाँ दागे? दागे होंगे तो फौज ने दागे। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोदी जी के सारे मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अब सारे अधिकार हमने मिलिट्री को दे दिए। मतलब उस वक्त तक मिलिट्री को अधिकार नहीं दिए थे आपने, उस वक्त मिलिट्री को अधिकार दे दिए, और मिलिट्री ने जो करना था वो किया। मुझे उसका गर्व है। मिलिट्री के इसमें मैं कभी कोई सवाल नहीं उठाता, ना कोई देशभक्त उठाएगा। सवाल यह है कि मिलिट्री ने जो किया उसका तुम कैसे ले रहे हो, उसका तुम इलेक्शन में कैसे उसकी मैंने वोट मांगने के लिए उपयोग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तुम ये देशभक्ति के काम बता रहे हो? मिलिट्री की तुम शहीदी बेच रहे हो। 26 लोग वहां मारे, इन्होंने 32 लोग और मरवा दिया, और ऑपरेशन सिंदूर कहते हो। कौन सा ऑपरेशन सिंदूर? मोदी जी ने जिसको सिंदूर लगाया था उसको भगा दिया, उसको डिवोर्स तक नहीं दिया, छोड़ दिया, और ये ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। किसको बोलते हैं सिंदूर की कीमत? इनको समझती है? को पूछना चाहिए, क्या तुम समझे बाबू, सिंदूर की कीमत तुमको क्या समझ में आएगी? ये जो अविवाहित फौज है, ब्रह्मचारी नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि मैं अविवाहित हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ। तो इनको सिंदूर की कीमत क्या समझ में आएगी? क्या समझ में आएगा विलाप? वो विधवाओं का विलाप इनको क्या समझ में आएगा? और इन्होंने पूछा कि उन्होंने धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, आपका कहना है। उन्होंने धर्म पूछा था क्योंकि उनको यहाँ धर्मों में डिवाइड करना था, हिंदू मुस्लिम करना था। मगर आपके लोगों ने 17 जगह मुसलमानों को मारा धर्म पूछकर। तो पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में लागू करने वाली नारंगी सेना भी पाकिस्तान की स्पाई है, पाकिस्तान के एजेंट है।
अभी ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान की एजेंट पकड़ी गई, उसके साथ में 12 और पकड़े गए और सारे के सारे कट्टर हिंदुत्ववादी का नाम रील बनाने वाले और रोल बनाने वाले लोग थे। तो ये लोग ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश में झगड़े लगाना चाहते हैं, जातिगत झगड़े लगाना चाहते हैं, धर्म के झगड़े लगाना चाहते हैं। इस देश को बनाए रखने का इनका कोई सपना नहीं है और ये सपना लेकिन उनका इस डेलीगेशन में तो उन्होंने विपक्ष को भी शामिल किया है। एक इस डेलीगेशन में विपक्ष को भी शामिल किया है, कांग्रेस से विपक्ष शशि के थरूर ले ले, ओवैसी साहब। वो सवाल पूछा कांग्रेस ने कि शशि थरूर को तुमने अगर डेलीगेशन में डाला तो हमको क्यों नहीं पूछा? इनके कोई आदमी बिना इनके पूछे अगर डेलीगेशन में डाल दे तो चलेगा क्या? ऐसे कैसे डाल देते हो तुम? वो पार्टी का नेता है ना, उनके पार्टी का नेता है और फिर बार में इनको क्यों आ रहा है? दूसरे पार्टियों के अरे तुम्हारे वक्ता जो यहाँ नफरत फैलाते उनको उनसे बुलवाओ ना, क्या बुलवाओगे? वहां कौन सुनने आएगा इनको? मोदी के एक शो करने में 100 करोड़ रुपए लग जाते हैं, जो डायस्पोरा के लोग टिकट दे के बुलाए जाते हैं और मोदी मोदी चिल्लाने लगते हैं। इनके लिए क्या खर्च करोगे? किसको क्या बताने भेजते हो? कौन सुनने आएगा इनको? कौन सुनने आएगा? ये सब बेकार का है फंडा। ये खरीदने का, दूसरी पार्टियां तोड़ने का फिर एक फंडा इनके पास में मिल गया। फिर दूसरी पार्टी तोड़ने के लिए, उनके सांसदों को अपने पक्ष में खेमे में लाने के लिए, क्योंकि इनसे ना तो देश की रक्षा हो सकती है, ना इनसे इकोनॉमी की रक्षा हो सकती है। वो डोनाल्ड ट्रंप बाप बन के बैठा है, वो बार बार 5 बार बोला उसने कि मैंने समझौता करवाया। इस वक्त हमारे यहाँ अटैक हुआ था और हमने उनके सिंधु जल को रोकने की बात की थी, तो उन्होंने बोला था हम सिंधु समझौता नहीं मानेंगे। शिमला समझौता में कहा था क्या था कि 2 पक्ष रहेंगे, तीसरा पक्ष कोई बीच में नहीं आएगा। सिंधु जल तो हम नहीं रोक सके, मगर उन्होंने आपको तीसरा पक्ष लाने के लिए मजबूर कर दिया। ये 56 इंच है, इसको बोलते हो 56 इंच, इसको बोलते हो मजबूत। कौन खड़ा हुआ आपके साथ में? आपके साथ में तो नेपाल भी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान से। आपने जब 3 दिन में वॉर इसको इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि इनके शक्ति का शीघ्र पतन हो गया था, इसलिए सीजफायर किया इन्होंने। पॉलिटिकल शक्ति नहीं थी, सैनिकों में बहुत शक्ति हमारे, मगर इनके पास में पॉलिटिकल विल नहीं था, क्योंकि इनके पास में ये जो यात्राएं किए थे, 3000 यात्राएं विदेश में इन्होंने जो किए थे अलग अलग, अमेरिका में 10-11 थे, कोई इनके साथ खड़ा नहीं था। और उसके साथ में अजरबैजान आ गया, तुर्क आ गया, चाइना आ गया, अमेरिकन आ गया, सब पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। इसका जवाब देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके विश्लेषण के लिए। और इनका विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। सवाल इन्होंने बहुत सारे उठाए हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। और आपकी कोई सवाल है मन में अविनाश जी से पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं हमें, और फिर इनसे अगले एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।